हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय महादेव पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है, क्योंकि जो पहली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसमें वैद्युत आवेश के बारे में ही पढ़ना है। सब जगह आवेश ही आवेश है, तो इसलिए हम बहुत विस्तार से समझेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो हमारे साथ आप लोग भी लिखते जाइएगा और नोट्स बेटा बनाते जाइएगा कि वैद्युत आवेश। फर्स्ट हेडिंग है वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अब ये वैद्युत आवेश क्या होता है कि हमने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे। पटरी लिया और पटरी को बालों में ऐसे ऐसे रफ़ किया। रफ़ करने के बाद फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे। तो क्या देखते थे कि वह कागज़ के टुकड़े कुछ तो दूर चले जाते थे और कुछ कागज़ के टुकड़े उस पटरी पर चिपक जाते थे। कहने का मतलब है कि मान लो ये आप हो, ये कौन, ये आप हो, ये आपके बड़ी स्टाइलिश हेयर है ऐसे। अभी हमने कोई पटरी लिया है, कौन है, स्केल, पटरी। पटरी। अब इस पटरी को हम इसके बालों में रफ़ करें। रफ़ करने का मतलब है कि रगड़ते हैं। क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो क्या होता है कि पास ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं। ये कौन है, ये कागज़ के टुकड़े हैं, कागज़ के टुकड़े। तो कागज़ के टुकड़ों को क्या करेगा, जैसे हमने इस पटरी को इसके बालों में रफ़ किया और रफ़ करने के बाद तुरंत हम कागज़ के टुकड़ों के पास ले आए, तो क्या देखते हैं कि कुछ कागज़ के टुकड़े इस पटरी से दूर जाएंगे। क्या होंगे, कुछ कागज़ के टुकड़े इस पटरी से दूर जाएंगे और कुछ कागज़ के टुकड़े इस पटरी की ओर आएंगे। कहाँ आएंगे, इस पटरी की ओर, मतलब पास आएंगे। कुछ कागज़ के टुकड़े दूर जाएंगे और कुछ कागज़ के, या तो कुछ कागज़ के टुकड़े इसके पास जाएंगे। हम दूर शब्द को साइंस की लैंग्वेज में यहाँ पर हम बोलेंगे प्रतिकर्षित। दूर को हम क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षित। और पास को बोलना है आकर्षित। पास शब्द को क्या बोलना है, आकर्षित। पास को बोलेंगे आकर्षित, दूर को बोलेंगे प्रतिकर्षित और पास को बोलेंगे आकर्षित। तो जो वस्तु का ये जो गुण है कि कागज़ के टुकड़े कुछ दूर चले गए और कुछ पास चले गए, यही गुण, यही वस्तु का गुण, वस्तु का यही गुण क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। समझ गए। अब इसको परिभाषा से कैसे समझेंगे, लिखेंगे क्या, ये थोड़ा लिखेंगे कि हमने एक किसी के बाल में किसी पटरी को रगड़ा, रगड़ने के बाद कागज़ के टुकड़े दूर चले गए, पास चले गए। ये थोड़े साइंस की लैंग्वेज बना के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो समझना बेटा कैसे लिखेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण पास रखी वस्तु को वह आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। फिर से समझो, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह पास रखी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, तो वस्तु का वही गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। फिर से एक बार समझ लो क्या बोलना है। किसी वस्तु का, साथ में हमारे साथ बोलते भी चलना, हमारे साथ बोलते भी चलना आप लोग को, क्योंकि हम देखेंगे तो है नहीं है, तो आप लोग अंदर से बोलते चलना कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पास रखी वस्तु का अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो वस्तु का वही गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह
पास, जिसके कारण वह पास रखी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो वस्तु का वह गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। ये बहुत प्यारी सी परिभाषा है, बिल्कुल आसान सी परिभाषा है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह पास रखी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी, या तो प्रतिकर्षित करेगी, या तो पास बुलाएगी, या तो दूर भगाएगी, और वस्तु के इसी गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे पहले नंबर से नोट कर लेंगे। और दूसरे नंबर में इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं क्यू से। अब इसका कुछ सिंबल होता है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट में इसका मात्रक पढ़ लेंगे। इसको रेज कर दें। अगला पॉइंट है पॉइंट वाइज लिखते चलना है। अब पॉइंट वाइज क्यों लिखवा रहे हैं, इसके पीछे कारण भी होता है कि जब भी हमें कोई भी चीज़ लिखनी है तो पॉइंट वाइज ही लिखनी है। जब भी हम एग्ज़ाम में देखें कोई भी हेडिंग आ जाती है तो पहले नंबर में परिभाषा, फिर दूसरे नंबर में मात्रा का, फिर तीसरे नंबर में दो विमा, ये सब जो जितनी सारी चीज़ें हैं तो उनको पॉइंट वाइज ही लिखते चलना है हमें। ऐसा थोड़ा है कि न तो जो एग्जामिनर की जो चीज़ भी देखनी होगी, अगर परिभाषा देखनी तो परिभाषा देख ली, और मात्रक देखना, कुछ भी देखना है तो हमें तुरंत नज़र आ जाता है। इससे ये बेनिफिट होता है, तो इस वजह से पॉइंट वाइज ही लिखेंगे हम। तो थर्ड पॉइंट पर मात्रक के बारे में बात करते हैं। किसके मात्रक क्या होते हैं? सबसे पहले मात्रक, पहले एक चीज़ तुम लोग बताओ, तुम लोग ने क्लास 10th में कुछ पढ़ा है? ये बताओ कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। पहले वैद्युत धारा का सूत्र बताओ क्या होता है, फिर मात्रक बताना। अच्छा, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? अभी बताया, क्यू से डिनोट करते हैं। और समय को बेटा टी फॉर टाइम होता है, टी से प्रदर्शित करते हैं। अगर इनके मात्रक के बारे में बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर, और आवेश का मात्रक वो तो हमें निकालना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आवेश का मात्रक। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहाँ से बताओ आवेश का मात्रक क्या आ गया? एम्पियर इंटू सेकंड ना निकल आया? आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर इंटू सेकंड। तो एक ये हो जाता है, एक फर्स्ट मात्रक ये है, कौन सा? एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर इंटू सेकेंड। या करके एक दूसरा भी मात्रक होता है, इसी का शॉर्ट फॉर्म। अगर इतना बड़ा मात्रक नहीं लिखना तो हम इसके जगह कुलाम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुलाम, कुलाम्स। और एक बात ध्यान देना कि सब जगह हमें आवेश आएगा तो आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा कुलाम। क्या पढ़ेंगे हम? कुलाम को पढ़ेंगे, और इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन से पद्धति का मात्रक है? ये है MKS पद्धति के मात्रक है। कौन से है? MKS पद्धति के मात्रक है। और दूसरा मात्रक क्या होता है? ये तो फर्स्ट नंबर में हो गया। सेकंड नंबर में एक मात्रक होता है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन या ESU। ESU, ESU बेटा किसे बोलते हैं? ESU का फुल फॉर्म होता है E फॉर इलेक्ट्रो, S फॉर स्टैटिक्स और U फॉर यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। एक मात्रक होता है फ्रैंकलिन होता है और एक ESU भी होता है। ये कौन से पद्धति के मात्रक हैं? ये है CGS पद्धति के मात्रक है। कौन से पद्धति के मात्रक? CGS पद्धति के मात्रक होते हैं। फिर और भी मात्रक होते हैं, अन्य मात्रक इसके थर्ड नंबर पर, वो किसी पद्धति पे नहीं आते। वह कौन सा मात्रक है? फैराडे।
फैराडे तथा या फिर फैराडे तथा EMU। क्या होता है? फैराडे तथा EMU। यहाँ पर EMU का फुल फॉर्म क्या होता है? E फॉर होता है इलेक्ट्रिक, E फॉर इलेक्ट्रिक, M फॉर मल्टीपल, और U फॉर तो तुम लोग को पता ही है क्या होता है, यूनिट, U से यूनिट, इतना तो आ गया होगा तुम लोग को। फिर इसके बाद अब ये तो इनके मात्रक हो गए। पहला कौन सा होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड या फिर कुलाम, ये दोनों मात्रक हैं, ये एमकेएस पद्धति के मात्रक हैं। और एक थर्ड नंबर में होता है फ्रैंकलिन होता है या फिर EFU होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? CGS पद्धति के मात्रक बोलते हैं। और एक होता है फैराडे होता है, एक EMU होता है। ये किसी पद्धति में नहीं आते, बस रख दिया गया था। एक फैराडे हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत आवेश के बारे में कुछ योगदान दिया था, तो इन्होंने अपने आधार पर क्या रख दिया? इसका मात्रक रख दिया। और एक होता है EMU होता है। फिर एक बात तुम लोग ध्यान देना कि हमसे एक नंबर में यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा व सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पहले बात करते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है बेटा? फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है? छोटा मात्रक सबसे छोटा मात्रक होता है ESU। क्या होता है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो हम लोग से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? या तो हमसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ये जितने सारे ढेर सारे मात्रक लिखवाएं, इनमें से कोई 4 मात्रक दे देगा और सबसे कहेगा कि सबसे छोटा मात्रक या फिर बड़ा मात्रक इनमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा मात्रक तो आप लोग को पता चल गया, फैराडे होता है। और सबसे छोटा मात्रक कौन होता है? ESU होता है। और एक बात ध्यान रखना कि एक फैराडे इसके बराबर होता है, एक फैराडे में कितने गुलाम होते हैं? एक फैराडे में लगभग 96,485 गुलाम होते हैं। और एक ESU में कितने होते हैं? एक ESU में 1/3 × 10⁹ गुलाम होते हैं। अब आप, और एक EMU किसके बराबर होता है? एक EMU में, चल लिख लेना इसी के बगल से तथा इसी के नीचे, चाहे यहीं पर लिख लो कि एक MU किसके बराबर होता है? 10 गुलाम के बराबर होता है। किसके गुलाम के बराबर? एक EMU में कितने गुलाम होते हैं? 10 गुलाम होते हैं। एक फैराडे में कितने गुलाम होते हैं? 96,485, 96,485 कॉलम्स। और 1 ESU में कितने गुलाम होते हैं? 1 ESU = 1/3 × 10⁹ गुलाम। ये इनके सबसे छोटे मात्रक है और सबसे बड़ी मात्रक है। इतना नोट कर लो जल्दी से, और पॉइंट वाइज साथ में नोट करते चलना बेटा आप लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद कहाँ तक हो गई थी यार? 4। अब इसके बाद आएगा हेड नंबर 5, 5वें नंबर। अब 5वें नंबर में पता करेंगे कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश के प्रकार। अब देखो, वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश, पहला नंबर। और सेकंड नंबर होता है, दूसरा नंबर है ऋण आवेश, ऋण आवेश। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? धन आवेश को +Q से, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? -Q से। धन आवेश को +Q से, ऋण आवेश को -Q से। ठीक। अगले नंबर पर अब अगले नंबर पर ध्यान दो। अगर इसका सूत्र पढ़ें हम, सूत्र कि वैद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, तो अभी ऊपर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि वैद्युत आवेश बराबर क्या होता है?
पहले वैद्युत धारा बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I चला जाएगा, T चला जाएगा I के पास, तो मतलब क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा गुणे समय, वैद्युत धारा गुणे समय। ठीक, अगर हम क्या करें, यहाँ से हमसे एक कूलाम की परिभाषा बहुत पूछी जाती है। एक परिभाषा आती है, हमसे वैद्युत आवेश की परिभाषा तो ना पूछेगा, हमसे पूछेगा कि एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि वैद्युत आवेश को हम 10th में पढ़ के आ चुके हैं। अब इंटर है तो कुछ डिफरेंट पूछेगा, तो क्या पूछेगा इससे कि एक कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो हमसे पूछेगा एक कूलाम से आप क्या समझते हैं, तो उसी की परिभाषा यहाँ से निकलेगी। अब ध्यान से समझो तुम लोग कि यदि हम मान लें, यदि कि वैद्युत धारा I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो तथा समय t 1 सेकेंड हो, कितने समय हो, 1 सेकेंड हो, तो वैद्युत आवेश Q बराबर, तो वैद्युत आवेश Q बराबर कितना होगा, रखो जरा I का मान 1 रख दो यहाँ पर और T का मान भी 1 रख दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 सजी 1 ही होता है, 1 कूलाम होगा, है ना। तो यहाँ से इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। अब ध्यान से पहले ये बताओ कि जो आवेश होता है, आवेश मतलब जो हमारे घर में लाइट वगैरह आती नहीं है, तो उसमें तार में जो करंट फ्लो होता है, जाता है, वही है आवेश एक प्रकार का। तो ये आवेश को चलने के लिए, आवेश कहाँ चलेगा, चलने के लिए कौन सा मार्ग इसको चाहिए, कांच चाहिए, नली चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, क्या चाहिए, तो सर साइज सी बात है कि कहाँ जाएगा, ये एक तार में चलेगा। तो मान लेते हैं ये कोई तार है, कौन है, तार तो कई प्रकार के होते हैं, कौन सा तार है, चालक तार, जिसमें क्या हो, बिजली का या लाइट का प्रवाह हो सके, चालक, सही चालन लिखिए, चालक तार। अब यहाँ पर को मान लेते हैं ये कोई चालक तार है। अब इसमें 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, कितने समय में, 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक तार में बहने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। फिर से ध्यान से समझो कि हम 1 कूलाम की परिभाषा कैसे बोलेंगे। यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में, यदि किसी चालक तार पर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उस समय चालक तार में बहने वाला आवेश 1 कूलाम होगा, है ना। बिल्कुल आसान सी परिभाषा। तो देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 कूलाम की परिभाषा, आप लोग भी लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना कि 1 कूलाम, हेडिंग डाल के 1 कूलाम की परिभाषा। 1 कूलाम की परिभाषा क्या होती है, तो यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो तो उस समय चालक तार पर बहने वाला आवेश कितने कूलाम होगा, 1 कूलाम होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लगा लेना, इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट। इसमें जो अभी तक बताया है, इसमें क्या आएगी, इसकी परिभाषा बहुत आएगी, बहुत आती क्या है, आएगी भी और आती भी है। तो बिल्कुल आसान सी परिभाषा है कि यदि किसी, यहाँ समझो, अगर जब भी हमें परिभाषा याद करनी होती है तो चित्र से समझी जाती है, ना कि लिखे हुए से। आज याद कर लेंगे, फिर कल भूल जाएंगे, फिर परसों याद करेंगे, फिर उसके अगले दिन हम लोग याद करेंगे, तो ऐसा थोड़ा होता है। तो इससे बड़ी हम लोग क्या करें कि चित्र से समझ लें, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि यदि किसी चालक तार में कितने समय पर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस समय बहने वाला आवेश 1 कूलाम का होगा, या 1 कूलाम होगा। इतना नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट हो गया, इरेज कर दें।
अब अगला पॉइंट है 7 नंबर 7। अब नंबर 7 में क्या समझना है? अब आप लोग को ये बताओ कि कोई भी वस्तु होती है, क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, क्या है? कोई भी वस्तु है, तो ये किनसे मिलकर बनी होती है? वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। कोई भी वस्तु होती है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, और जो कण होते हैं तो वह छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वस्तु किससे मिलकर बनी होती है? कणों से मिलकर बनी होती है, कण। और जो कण होते हैं तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किनसे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु का स्ट्रक्चर बेटा कैसे होता है? इस परमाणु का स्ट्रक्चर कैसे होता है? गोलाकार होता है। और उसके अंदर एक कौन होता है? एक नाभिक होता है। कौन होता है? नाभिक। नाभिक में कौन उपस्थित होते हैं? 2 लोग सजीव उपस्थित होते हैं। एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। ये कौन सा साइन लगा है? धन आवेश का। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, बेचारा क्या है? बेकार है। न्यूट्रॉन क्या है? बेकार, कोई काम का नहीं है। और इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं। कौन होती? इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं, जिसको हम किस नाम से जाते हैं? पी कोस, एल कोस, एम कोस, एन कोस, है ना? ये कक्षाएं होती हैं, ऐसे वृत्त, ऐसे गोल 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 गोल, ये कक्षाएं होती हैं। अब कक्षाओं में कौन होता है? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ये माइनस का साइन लगा। प्रोटॉन पर कौन सा साइन लगा है? प्लस का, तो इसलिए धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। और ये कक्षाओं में गोल 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 वृत्तीय गति कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? ऐसे गोल 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 चक्कर लगा रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, सब जगह। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? कई सारे। कितने सारे होते हैं? जितने इस नाभिक में, कौन में? ये कौन है? नाभिक है, नाभिक। जितने नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक बात याद रखनी है, वह कौन सी बात है? कि जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतने ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की नहीं सर जी, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और एक बात और बताई हमने आपको कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। क्योंकि आवेश 2 प्रकार के होते थे, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश। कौन सा आवेश? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। याद रहे कितनी बात है? इस पर माइनस का, इस पर प्लस का। अब हम इतने बड़े ज्ञाता तो है नहीं है हम लोग कि हम ये पता कर लें कि इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन तथा किसी भी कितने प्रोटॉन हैं। इस आवेशित वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन। तो हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं, फिजिक्स वाले हैं, मानना तो बनेगा ही, माना फलाना। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सपोज दैट मान लो कि 10 है। कितनी है? 10। तो बेटा प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? सर जी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। क्या होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। किसी भी परमाणु के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। यदि हम क्या करें, यदि इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या करें? यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या करते हैं? यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो अब इसके पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इस केस पर यदि हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? पहले तो हमारे पास 10 थे, 1 और दे दिया तो अभी कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ गया? 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा इधर पर प्रोटॉन कितने थे? प्रोटॉन हमारे पास पहले कितने थे? 10 प्रोटॉन थे। तो प्रोटॉनों की संख्या पर तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या आ गया? फ़र्क आ गया ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 10 हैं। तो इस केस पर क्या हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अधिकता मतलब बढ़ोतरी हो गई। क्या हो गई? इस केस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। अधिकता होने का मतलब है, और ये बताओ कि ये 10 बड़ा है या फिर 11 बड़ा है? कौन बड़ा है?
11 बड़ा है, और 11 पर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? सर जी इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा? इस पर ऋण आवेश होगा। जो बड़ा होता है उसी का आवेश भी लेते हैं। क्या करते हैं? जो बड़ा होता है उस पर आवेश भी लेते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल दे आपको कि 5 में अगर प्लस का 3 चला गया, -5 में 3 चला गया तो कितना आएगा? तो 2 बचेगा। लेकिन साइन किसका बड़ा है? ये बड़ा है ना, तो इसका माइनस का साइन ये भी तो आएगा साथ में। इसी प्रकार ये भी है कि अगर हम इस पर देखो 11 इलेक्ट्रॉन थे, इस पर प्रोटॉन थे, बड़ा कौन है? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, तो इस पर ऋण आवेश होगा। मतलब कौन हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। यदि दूसरे केस पर हम क्या करते हैं, यदि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दें? निकाल लें। क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें या फिर ले लें। एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा? अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो बताओ बेटा, इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे, और 10 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी? प्रोटॉनों की संख्या थी 10 थी। 10 प्रोटॉन थे। कितने प्रोटॉन थे? 10 प्रोटॉन थी। अब इसमें क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनों पर बताओ कमी हो रही है या फिर बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पहले से बढ़े हैं या फिर घटे हैं? क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन घट गए। घटने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। क्या हुई है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। और कमी बेटा हमें क्या बताता है? कमी से क्या मतलब है? देखो क्या मतलब है। अब बताओ इस पर ये 10 बड़ा है या 9 बड़ा है? 10 बड़ा है। 10 पर कैसा आवेश है? फिर आवेश देखेंगे और उसी का वही आवेश आ जाएगा। देखो किसका राज चल रहा है? इसका राज। इस पर कौन सा है? धनावेश है, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश होगा। कौन सा आवेश होगा? धनावेश। ठीक आ रही बात समझ में? तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे? ये तो आता तो यहाँ से। शॉर्ट फॉर्म में कैसे समझेंगे कि यदि हम किसी वस्तु से, ध्यान से समझना बेटा, यदि हम किसी वस्तु में से, आवेशित वस्तु में, वस्तु ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए, आवेशित वस्तु होनी, तभी तो हम इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे। तो यदि किसी आवेशित वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यदि किसी आवेशित वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जो कि उस वस्तु का ऋणावेशित होना बताता है। लिख लो कितनी बातें। फिर से एक बात समझो, क्या लिखना है कि जब किसी वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जो कि उस वस्तु का ऋणावेशित होना प्रदर्शित करता है। इसमें क्या लिखेंगे अगले पॉइंट पर? ये तो हमारा 7वां पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारा 8वां पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? 8वां। 8वें पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जब किसी आवेशित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन ले लें, जब हम किसी आवेशित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन ले लें, तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और कमी क्या बताएगा? कमी उस वस्तु का धनावेशित होना प्रदर्शित है। एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं कि यदि जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि मंदिर जाते हैं। अब मंदिर गए तो हम लोग को वहाँ पर बहुत सारे गरीब भी साइड में बैठे रहते हैं। तो मान लो हमारे पास पड़े हैं 50 रुपये पड़े हैं। अब 50 रुपये में 10 रुपये हमने क्या कर दिया कि किसी गरीब को दान कर दिया। तो दान करने से क्या होगा? हमारे पास पैसों में तो कमी आ जाएगी, लेकिन बात के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दान पुण्य करने से पैसा बढ़ता है। तो हम क्या हो जाएंगे? बाद में धनावेशित हो जाएंगे। क्या होंगे? धनावेशित होंगे। इसी प्रकार क्या है, अगर तुम्हारे में पैसों की कमी होती है तो आप जैसे धनावेशित होते हैं, वैसे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह क्या बताएगा? धनावेशित होना प्रदर्शित करेगा। आप इस प्रकार भी याद कर सकते हो। इसमें क्या करेंगे? यदि हमने क्या किया कि चोरी चकारी या किसी भी इनडायरेक्टली तरीके से हमने पैसों में बढ़ा लिया, पैसों को अपने क्या किया? बढ़ा लिया, किसी से झूठ बोलकर या चोरी कर कुछ भी करके। बहुत सारे आजकल उपाय होते हैं पैसे को बढ़ाने के लिए। तो उससे क्या होगा? अब तो हमारे पास पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन बाद में तो हम गरीब हो जाएंगे ना। भगवान तो सब देख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित होगा ये। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो क्या होगा? ऋणावेशित प्रदर्शित करेगा। इतनी बातें लिख लेना। फिर अगला 8 पॉइंट हो गया। फिर 9वां पॉइंट, 9th पॉइंट है अब हमने अभी पढ़ा है, आपको बताया है, पढ़ा क्या है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश होता है, धनावेश को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है ऋणावेश। 2 प्रकार के होते हैं। यदि हम क्या ले लें कि एक धनावेश यहाँ पर भी है और एक धनावेश यहाँ है,
एक धनावेश यहाँ है, एक धनावेश यहाँ है, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये बेचारा यहाँ की ओर जाएगा, ये बेचारा यहाँ की ओर। इनकी कभी भी पटरी ना खाएगी, कभी भी पटरी नहीं खा सकती। यदि इसी की जगह हम एक ऋणावेश ले लें, क्या ले लें, ऋण आवेश ले लें, यहाँ पर भी ऋण आवेश ले लें, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर जाएंगे। क्या करेंगे, ये भी दूर जाएंगे। और दूर जाने को हमने अभी बताया था कि दूर जाने को साइंस की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित कहते हैं, करते नहीं हैं। अगर दो, तो लिखेंगे क्या इसको, हम लिखेंगे कि दो समान आवेश। ये कैसे आवेश हैं, समान आवेश। साथ में बेटा याद करते चलना कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दूर भगाते हैं। फिर 10 नंबर में क्या लिखना है कि यदि हम क्या करें, यहाँ पर धनावेश ले लें और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ऋणावेश, तो अब क्या होगा इस केस पर, तो यह एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। नज़दीक मतलब पास आएंगे, और पास को बेटा हम क्या बोलते हैं, आकर्षित बोलते हैं। पास को हम आकर्षित करना बोलते हैं। तो क्या होगा, तो दो विपरीत आवेश, अब ये कैसे हैं, अलग अलग है ना, एक माइनस का है तो एक प्लस का है, दोनों कैसे हैं, विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश, दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बातें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया हमने कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 9 पॉइंट है, और ये 10 पॉइंट में इतना लिख लेना है कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतना नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया। अब इसके बाद अब हम सीखेंगे कि आवेश की गणना कैसे करते हैं। ये तो पता कर लिए कि आवेश क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, और ये भी पता कर लिए कि दो कि जब हम किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वह उसका क्या बताता है, ऋणावेशित होना प्रदर्शित करता है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह इसका धनावेशित होना प्रदर्शित करता है। और 1 कूलम्ब की परिभाषा पढ़ी। अब सीखेंगे कि आवेश की गणना कैसे करें। यह तो सीख रहे कि आवेश क्या होता है, अब सीखेंगे कि आवेश की गणना कैसे करें। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, आवेश की गणना करना। आवेश की गणना करना, ठीक, डाल लिया। मान लो कि यह कोई आवेशित वस्तु है। ये कौन है, ये कोई आवेशित वस्तु, इस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है। और एक राज की बात और बताएं, कोई भी जो आवेश होता है वह नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। जैसे क्या होता है कि जो कोई वस्तु होती है तो कणों से मिलकर बनी होती है, कण किन से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। वैसे हमारा क्या होता है, आवेश भी होता है, ये किन से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, आवेश कई इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, ये बात ध्यान रखना। चाहे बेटा कहीं पर लिख लेना नोट पॉइंट, इसका 10 यहाँ 10 लिखवाया था तो उसी के आगे एक पॉइंट और डाल लेना 11, कि लिख लेना आवेश कई इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। ठीक, अब ध्यान से देखो बेटा कि जो ये कोई आवेशित वस्तु है, यदि हम इसमें से क्या करें कि यदि एक इलेक्ट्रॉन दे दे, इसको क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन दे दे, या इस आवेशित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, एक इलेक्ट्रॉन दे दे या एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले या फिर ले ले, तो इस पर क्या होगी, अगर दे देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता हो जाएगी, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी हो जाएगी। यदि हम क्या करें कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और यदि हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इस पर क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यदि आवेशित वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो
तो आवेश क्यू बराबर, तो आवेश क्यू किसके बराबर होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, क्योंकि अभी बताया कोई भी आवेश होता है वह किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। यदि मान ले यदि आवेशित वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो, यदि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, यदि हम क्या करें 2 इलेक्ट्रॉन निकालें या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो यदि आवेशित वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो तो आवेश क्यों बराबर, बताओ बेटा किसके बराबर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा आवेश, बिल्कुल सर जी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यदि हम इसी प्रकार क्या करें कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दें या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। यदि 4 इलेक्ट्रॉन ले लें या 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो इस पर क्या होगी? 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और इस पर यदि इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जो कि ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा यदि हम इससे n इलेक्ट्रॉन निकाल लें, क्या निकाल लें? इसी प्रकार यदि आवेशित वस्तु में n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो तो क्यों बराबर, देखो बेटा कितना आ जाएगा अब बताओ। तो आवेश क्यों बराबर n e के बराबर होगा कि ना होगा? तो आवेश किसके बराबर होगा? n e के बराबर होगा। जहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको कि जहाँ n क्या है? n है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है n? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना बेटा आप लोग कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जहाँ पर e क्या है? e आवेश है। अब एक बात याद रखनी है, ये छोटी मोटी बातें हैं, याद रखा करो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, भूलना नहीं है इसको बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक। यहाँ पर n क्या है? n बेटा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पर e क्या है? 1.1 आवेश है, और इस पर कितने कूलम होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर 1-2 इसके सवाल कर लेंगे, फिर आप लोग की छुट्टी। इतना कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। नोट कर लिया? हमें पता है कि नोट वोट ना किया होगा। देखो ध्यान से, ठीक है। तुम लोग उसको बात के अपना नोट करते रहना। यहाँ पर सवाल देख लो, कि लिखो 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब देखो बेटा, यहाँ पर हमें दे क्या रखा है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ा जाता है। अब इसमें दिया क्या है पहले उसको नोट करते हैं। तो दिया गया है, हमें दिया है, क्या दिया है? आवेश दिया है। तो आवेश क्यों बराबर क्या दे रखा है? आवेश क्यों बराबर कितना कह रहा है? 3.2 कूलम। पूछ क्या रहा है कि आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रेजेंट करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर निकालना है। तो अब हम q बराबर जानते हैं क्या होता है? q बराबर होता है n × e। q का मान बेटा रख दो 3.2, n का मान निकालना है, e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर ये बेचारा यहाँ पर चला जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3.2 और 1.6 × 10⁻⁻19, दशमलव हटाया, 16 दूनी 32 पाया।
2 गुणे, और ये घात ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस का। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इतने से आवेश में इतने ढेर सारे आवेश होंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो बेटा जल्दी से। फिर आपके लिए दूसरा है घर से करके लाना है आपको कि अगर यहाँ पर हम 1 कूलाम कर दें, कितना कूलाम, 1 कूलाम, तो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कमेंट करके बताइएगा हमें आंसर इसका कितना आएगा।